प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में आपका स्वागत है। आज हम गणित विषय के प्रश्नावली 3.6 के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में अर्थात भाग 7 में हमने इसी प्रश्नावली के प्रश्नों को हल किया था। उसके शेष बचे हुए प्रश्नों का हम यहाँ अभ्यास करेंगे। आप प्रश्न को देखें। प्रश्न दिया गया है, निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म के युग्म में बदल करके हल कीजिए। प्रश्न हमको दिया गया है 10/x + y प्लस 2/x - y बराबर 4 और 15/x + y माइनस 5/x - y बराबर -2। ये समीकरण यहाँ सामान्य अवस्था में नहीं है। इससे पूर्व के प्रश्नों में भी आपने देखा था। पहले हम इनको सामान्य समीकरणों में बदलेंगे, जैसा कि प्रश्न में भी हमको बदलकर हल करने को कहा गया है। इससे पूर्व के प्रश्नों में भी हमने देखा था, मैंने आपको कहा था कि जैसे यहाँ इसके पहले भाग को ये हम देखें समीकरण के, तो ये 10/x + y है और दूसरे समीकरण के पहले भाग में भी 15/x + y है। मतलब दोनों के ही हर में x + y है। इसी प्रकार दूसरे भाग में भी दोनों ही हरों में x - y है। तो हम यहाँ पर मानकर चलेंगे कि 1/x + y बराबर p और 1/x - y बराबर q। अब ये जो हमने माना हुआ है, इसकी सहायता से हम समीकरण बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि 10/x + y ये जो लिखा हुआ है, हम इसको ऐसा भी परिवर्तित करके लिख सकते हैं 10 × 1/x + y प्लस 2 × 1/x - y बराबर 4। अब जैसा कि हमने p और q को माना है, यदि हम उनके मान यहाँ पर रखें तो हमको प्राप्त होगा 10p। ये p 1/x + y का मान है, प्लस 2 और 1/x - y का मान q है बराबर 4। तो इस प्रकार हमको समीकरण प्राप्त हुआ है 10p + 2q = 4। ऐसा ही हम इसके दूसरे भाग को परिवर्तित करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं 15 × 1/x + y माइनस प्रश्न में दिया हुआ है 5 × 1/x - y बराबर -2। यहाँ हम 1/x + y और 1/x - y का मान यदि रखें तो हमको यह समीकरण प्राप्त होगा 15p - 5q बराबर -2। ऐसे कुछ प्रश्नों को हमने इससे पूर्व के भाग में भी हल किया था। अब यह समीकरण हमको सामान्य समीकरण के रूप में प्राप्त हो गए हैं। तो पहला है 10p + 2q = 4 और 15p - 5q = -2। यह जो समीकरण है, इसको आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। हम 3 विधियों को सीख चुके हैं: प्रतिस्थापन, विलोपन और बीजगुणन। जिस विधि को आप उचित मानते हैं, बेटा समझते हैं, अच्छी तरह से समझ में आई है, उस विधि से आप इसको हल कर सकते हैं। यहाँ हम प्रश्नों को विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। हमने यहाँ लिखा पहले विलोपन विधि से। अब हम देखेंगे कि विलोपन विधि से जब समीकरण को हल करते हैं तो हमको किसी एक चर राशि के गुणांकों को समान करना होता है। इसके लिए हम जो समीकरण 1 है उसमें 5 का और समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे।
तो यहाँ हमने लिखा 5 ब्रैकेट में, समीकरण लिखा एक 10p + 2q = 4, और जो समीकरण 2 है उसमें हमको 2 का गुणा करना है। ब्रैकेट में हमने लिया 15p - 5q = -2, गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 50p + 10q = 20 और 30p - 10q = -4। हम दो चर राशियाँ p और q के रूप में हैं, हम इनमें से किसी के भी गुणांक समान कर सकते हैं। तो यहाँ हमने q के गुणांकों को समान किया है, दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, हमको चिन्ह परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर लिखेंगे। तो यहाँ 50 और 30 को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होगा 80p = 20 में से -4 को हल करेंगे तो यह आएगा 16। यहाँ 10q एक प्लस का और एक माइनस का था, इसको क्रॉस कर दिया गया है, माइनस करने पर 0 प्राप्त होगा। तो ये आया p = 16/80, p = 1/5। अब यहाँ हमने p का मान प्राप्त कर लिया है, अभी हमको जो दूसरी चर राशि है q उसका मान और प्राप्त करना है। तो यहाँ हम p के मान को समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करेंगे, रखेंगे। तो पहले हम समीकरण 1 को लिखेंगे, यह हमको दिया है 10p + 2q = 4। ये 10 ऐसा ही रहेगा, परंतु हमने यहाँ पर p का मान प्राप्त कर लिया था 1/5, तो p के स्थान पर हम 1/5 लिखेंगे, प्लस 2q ऐसा ही रहेगा, बराबर 4 है। हल करने पर हमको प्राप्त होगा 2 + 2q = 4, ट्रांसफ़र करेंगे तो 2q = 4 - 2, 2q = 2 और q = 2/2, सो q = 1। अब यहाँ हमको जो दोनों चर राशियाँ थीं p और q, उनके मान प्राप्त हो गए हैं, लेकिन हमारा जो मूल प्रश्न था उसमें चर राशियाँ x और y थीं। अब हम p और q जो हमने वहाँ प्रारंभ माने हुए थे उनकी सहायता से हम यहाँ चर राशि x और y के मान प्राप्त करेंगे। तो हमने वहाँ प्रश्न को प्रारंभ करने में माना था 1/x + y = p और 1/x - y = q। तो यहाँ p का मान 1/5 है, तो हम यहाँ लेंगे 1/x + y = 1/5 और 1/x - y = 1, क्योंकि q का मान हमको 1 प्राप्त हुआ है। त्रियक गुणा करेंगे तो x + y = 5 और x - y = 1। अब यहाँ हम प्रयास ये कर रहे थे कि हमको दो चर राशियाँ जो x और y हैं उनके मान प्राप्त हों, लेकिन ऐसा ना होकर यहाँ यह दोनों पुनः समीकरण के रूप में हमको प्राप्त हो गए हैं, जबकि इससे पूर्व के प्रश्नों में हमने देखा था कि p और q के मान निकालने के पश्चात हमको जो माने हुए हैं उनमें मान रखने से x और y के मान प्राप्त हो जाते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ हमको ये दो पुनः समीकरण प्राप्त हो गए हैं, आपको इन दोनों समीकरणों को फिर से हल करना होगा। तो यहाँ x + y = 5 ये समीकरण 3 माना जाएगा, समीकरण 1 और 2 हम पहले ले चुके हैं, और x - y = 1 ये समीकरण 4 होगा। यहाँ दोनों ही चरों के गुणांक समान हैं, सुविधानुसार आप इनमें से किसी को भी विलोपित कर सकते हैं। तो यहाँ y के जो मान हैं हम उनको विलोपित कर रहे हैं, क्योंकि इनमें से एक प्लस और एक माइनस है। जोड़ने पर हमको प्राप्त होगा 2x = 6, x = 6/2, तो x = 3। अब हमको x का मान प्राप्त हो गया है, अभी हमको y का मान और प्राप्त करना है। तो x का मान हम समीकरण 3 में या 4 में किसी में भी रखने पर y का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो हम x का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो आप देख रहे हैं कि आपको प्राप्त होगा x + y = 5, ये समीकरण 3 है।
यहाँ x का मान हमको 3 प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ 3 धन y बराबर 5। तो y बराबर 5 माइनस 3, y बराबर 2। तो इस प्रकार हमको दो चर राशियाँ जो x और y थीं उनके मान हमको 3 और 2 प्राप्त हुए हैं। अंत में हम इस प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे, तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे कि दिए गए समीकरण का हल x बराबर 3 और y बराबर 2 है। तो इस तरह ये जो पहला प्रश्न था उसके कुछ प्रश्नों का मैंने आपको अभ्यास करा दिया है। अभी उसमें कुछ प्रश्न और शेष हैं, उसका आप इन प्रश्नों के अनुसार अभ्यास करेंगे। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमको यह प्रश्न एक समस्या के रूप में दिए हैं, भाषाई रूप में दिए हैं। इससे पहले भी आप ऐसे प्रश्नों को हल कर चुके हैं। यहाँ आपको प्रश्न को पढ़कर, समझकर, उनकी शर्तों को ध्यान में रखकर समीकरण बनाना होते हैं और फिर उन समीकरणों को हल करना होता है। तो यहाँ यदि हम प्रश्न को देखें तो उन्होंने हमको कहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल अर्थात विपरीत दिशा में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ स्थिर जल में चाल ज्ञात करना है और धारा की भी चाल ज्ञात करना है। तो पूर्व प्रश्नों के अनुसार यहाँ 2 चर राशि हमको लेना पड़ेंगी। तो हमने मान लिया कि माना स्थिर जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब पहली स्थिति में ऋतु धारा की दिशा में चलना शुरू करती है। जैसे कि प्रश्न में दिया है, तो हमने देखा था कि यदि ऋतु धारा की दिशा में चलेगी तो ऋतु की चाल और जो धारा की चाल है वह दोनों जुड़ जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। सामान्यतः आपने भी अनुभव किया होगा कि जब आप चल रहे होते हैं, उदाहरण के रूप में हम मान लें कि आप साइकिल पर चल रहे हैं और जिस दिशा में हवा बह रही है, यदि उस दिशा में आपकी साइकिल चलती है तो उसकी गति तेज हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि साइकिल की गति में जो हवा की गति है वह भी प्लस हो जाती है। तो यहाँ जब हम धारा की दिशा में चलेंगे तो यहाँ x प्लस y उसकी गति होगी। तो धारा के प्रतिकूल अर्थात विपरीत दिशा, तो विपरीत दिशा में यदि हम चलेंगे तो उसकी चाल x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें भी आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि जैसा ऊपर हमने देखा था कि आप यदि साइकिल चलाते हैं और हवा के विपरीत दिशा में यदि कहीं आपकी साइकिल चल रही है तो आपने देखा होगा कि उसकी गति धीमी हो जाती है। कारण क्या रहता है कि आप अपनी गति से साइकिल को चला रहे हैं, लेकिन हवा यदि उसके विपरीत दिशा में होती है तो उसके वजह से उसकी गति कम हो जाती है। तो यहाँ इसकी जो चाल होगी वो x माइनस y होगी। तो ऋतु द्वारा धारा की दिशा में 2 घंटे में चली दूरी 2x प्लस y होगी। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार यदि हम देखें तो 2 ब्रैकेट में x प्लस y बराबर 20, 2 घंटे में उसके द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। इसको हल करें तो हमको प्राप्त हुआ x प्लस y बराबर 20/2 और x प्लस y बराबर 10। ये समीकरण 1 है। अब यदि हम दूसरी शर्त को देखें तो यहाँ उन्होंने विपरीत दिशा के लिए कहा था, तो ऋतु द्वारा धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में चली दूरी, तो 2 घंटे में उसकी जो चली दूरी है वो 2 ब्रैकेट में x माइनस वाई होगी। मतलब 1 घंटे में यदि वो x माइनस वाई किलोमीटर चलती है तो 2 घंटे में 2 गुणित ब्रैकेट में x माइनस वाई चलेगी। अब प्रश्न के अनुसार यदि हम देखें तो यह चली हुई जो दूरी है वह 4 किलोमीटर है।
तो हमको प्राप्त होगा 2 इन ब्रैकेट x माइनस वाई इक्वल टू 4। 2 का हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो हमको प्राप्त होगा x माइनस वाई इक्वल टू 4/2। सो x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये समीकरण 2 हमको मिल गया है। अब हम इन दोनों समीकरणों को यहाँ लेंगे तो पहला है x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 2। यहाँ आपको इनके गुणांकों को समान करने की आवश्यकता नहीं है, किसी का गुणा आप नहीं करेंगे। गुणांक समान करने के लिए दोनों ही चर राशियों के गुणांक समान हैं। आप यहाँ पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को जोड़ेंगे तो ये y प्लस और y माइनस में है, इसका मान 0 होगा, ये विलोपित हो जाएगा। यहाँ x और x हमको प्राप्त होगा 2x प्लस करने पर बराबर 10 और 2, इनको प्लस करने पर 12 प्राप्त होगा। तो x बराबर 12/2, सो x बराबर 6। ये पहली चर राशि का मान हमको प्राप्त हो गया है। अब हम दूसरी चर राशि का मान प्राप्त करने के लिए x के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में भी प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ हम x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो समीकरण 1 हमको दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 10। सो x का मान यहाँ 6 है, तो 6 प्लस वाई बराबर 10 है। सो y बराबर 10 माइनस 6, पक्षांतर करेंगे, सो y बराबर 4। अब हमको x का मान 6 और y का मान 4 प्राप्त हो गया है। तो इसका अर्थ यह है कि स्थिर जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो यह 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो यह 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस प्रकार हमको दोनों ही जो स्थिति थी उनकी चाल हमको प्राप्त हो गई है। यह प्रश्न हमारा पूर्ण होता है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ हमको प्रश्न जो अगला है वो दिया हुआ है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे मतलब जो एम्ब्रॉयडरी का काम होता है, तो कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। उन्होंने कहा है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष यदि एक काम को करें तो वह 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन उन्होंने दी है, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष कार्य इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब 3 महिलाएं और 6 पुरुष यदि इस कार्य को करेंगे तो उनको इसको पूरा करने में 3 दिन का समय लगेगा। हमको ज्ञात करना है कि इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा और एक महिला कितना समय लेगी। दोनों का पर्टिकुलर हमको समय ज्ञात करना है। तो यहाँ स्थिति वही है कि हमारे पास 2 चर राशियाँ होंगी। यहाँ हम मानकर चलेंगे कि एक महिला द्वारा कार्य पूर्ण करने में लगा समय x दिन है। जैसे हमको ज्ञात करना था कि एक महिला कितने दिन में कार्य करेगी और एक पुरुष उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो महिला द्वारा कार्य पूर्ण करने में लगा समय x हमने मान लिया है, और एक पुरुष द्वारा कार्य पूर्ण करने में लगा समय y दिन मान लिया गया है। यहाँ आपको इसमें ये ध्यान रखना होगा कि पहले आप एक एक दिन के कार्य को आप पहले ज्ञात करेंगे कि एक दिन में कितना भाग पूर्ण हुआ है महिला द्वारा और पुरुष द्वारा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि महिला द्वारा एक दिन में किया कार्य 1/x, पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर 1/y होगा। ये एक का निकाला गया है। यहाँ कंडीशन जो हमको दी गई है वो है 2 महिलाओं द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य। तो यह 8/x होगा, क्योंकि 2 महिलाएं हैं और 4 दिन हैं। तो 4 × 2 8 होते हैं, तो किया गया कार्य
8/x भाग होगा। और 5 पुरुषों द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य, तो 5 पुरुष हैं मतलब संख्या उनकी 5 है और 4 दिन हैं, तो उनका जो किया गया कार्य होगा वो 20/y भाग होगा। अब जैसा कि हमको प्रश्न में दिया था कि यदि हम 2 महिलाएं और 5 पुरुषों के द्वारा 4 दिन में कार्य किया जाता है, तो इसमें आपका समीकरण बनेगा 8/x प्लस 20/y बराबर 1। मतलब दोनों ने मिलकर, 2 महिलाओं और 5 पुरुषों ने जो मिलकर एक कार्य पूर्ण किया है, उसके लिए ये समीकरण 1 है। अब इसकी दूसरी शर्त के अनुसार हम देखते हैं, उन्होंने कहा था कि 3 महिलाओं द्वारा 3 दिन में किया कार्य, तो महिलाओं की संख्या 3 है और दिन 3 है, तो यह होगा आपका 9/x। फिर 6 पुरुषों द्वारा 3 दिन में किया कार्य, पुरुषों की संख्या 6 है और दिन 3 है, तो ये जो किया गया कार्य होगा वह होगा आपका 18/y। अब हम प्रश्न की शर्त को देखें तो प्रश्नानुसार 3 महिलाओं और 6 पुरुषों द्वारा किया गया कार्य, तो यह होगा 9/x प्लस 18/y बराबर 1। ये दूसरा समीकरण को प्राप्त हुआ है। तो हमको जो 2 समीकरण प्राप्त हुए हैं वह है पहला 8/x प्लस 20/y बराबर 1 और 9/x प्लस 18/y बराबर 1। अब यहाँ हम इनको पहले सामान्य समीकरणों में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ हम माना 1/x बराबर p और 1/y बराबर q, जैसा कि हमने इससे पूर्व के प्रश्न में भी किया था। तो ऐसा करने पर हमको जो सामान्य समीकरण प्राप्त होगा वह होगा 8p प्लस 20q इक्वल टू 1 और 9p प्लस 18q इक्वल टू 1। यह समीकरण 3 और 4 के रूप में लिखा जाएगा। इसे आप विलोपन विधि से या किसी अन्य विधि से आप इसे हल करेंगे और हल करने पर आप p और q के मान प्राप्त करेंगे और पुनः p और q के मानों को आपने जैसा कि माना था उसमें आप इनको प्रतिस्थापित करके x और y के मान प्राप्त करेंगे। इस प्रश्न को पूर्ण रूप से मैंने हल नहीं किया है, इस प्रश्न को समीकरण बनाकर यहीं छोड़ दिया गया है। उसका कारण ये है कि आप इससे पूर्व प्रश्न हल कर चुके हैं, आपको उनका अभ्यास हो गया होगा और अभ्यास बेटर करने के लिए आप इस प्रश्न को आगे स्वयं हल करेंगे। पहले p और q के मान प्राप्त करेंगे और उनकी सहायता से x और y के मानों को प्राप्त करेंगे। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न उन्होंने अपन को दिया है, रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। अर्थात वह 60 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय कर रही है और बची हुई दूरी बस द्वारा तय करती है, तो उसे 4 घंटे लगते हैं। जबकि दूसरी स्थिति में यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष जो बची हुई दूरी है वो बस द्वारा तय करती है तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। मतलब पूर्व में जितना समय लगा था उससे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो आपको प्रश्न में देखा था कि पूर्व में 4 घंटे लगे थे, तो इस बार उसको 4 घंटे 10 मिनट लगे हैं। तो हमको रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात करना है। पूर्व के प्रश्नों के अनुसार यहाँ भी हमको वही 2 चर राशि लेना पड़ेंगी। आपको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है और बस की भी चाल ज्ञात करना है। तो आप यहाँ मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और
बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रश्न में उन्होंने दिया हुआ है कि कुल चली गई दूरी 300 किलोमीटर है, मतलब रूही के द्वारा जो 300 किलोमीटर की दूरी है वह दो अलग अलग स्थितियों में तय की गई है। अब सबसे पहले हम प्रथम स्थिति में देखें तो प्रथम स्थिति में रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर चलने में लगा समय, हमको समय ज्ञात करना पड़ेगा कि यदि वो रेलगाड़ी के द्वारा 60 किलोमीटर चलती है तो उसे कितना समय लगेगा। आपने समय का सूत्र पढ़ा हुआ है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो यहाँ दूरी 60 किलोमीटर है और चाल को आपने माना है x, तो यहाँ इसका जो 60 किलोमीटर चलने में लगा समय है वो 60 बटे x होगा। अब बस द्वारा चली दूरी, तो कुल दूरी 300 किलोमीटर है, जिसमें से 60 किलोमीटर की दूरी उसने रेलगाड़ी से तय कर ली है, तो बची हुई दूरी 300 माइनस 60 240 किलोमीटर होगी। तो 240 किलोमीटर की दूरी उसने बस के द्वारा तय की है। हम इसका भी समय प्राप्त करें तो हम यहाँ लिखेंगे कि बस द्वारा 240 किलोमीटर चलने में लगा समय, सूत्र वही रहेगा समय बराबर दूरी बटे चाल, तो यहाँ दूरी 240 है और चाल y है, तो हमको प्राप्त हुआ 240 बटे y। अब हमने प्रश्न में देखा था कि पहली स्थिति में उसको जो समय लगा था वो कुल 4 घंटे था। इस 4 घंटे के समय में कुछ समय रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी का था और कुछ बस द्वारा चली गई दूरी का था। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारा जो पहला समीकरण बनेगा वो होगा 60 बटे x प्लस 240 बटे y बराबर 4। ये समीकरण 1 हुआ। अब हम इसकी दूसरी स्थिति की ओर चलें तो यहाँ उन्होंने हमको दिया है कि रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर, मतलब दूसरी स्थिति में उन्होंने जो दूरी तय की है वो 100 किलोमीटर है रेलगाड़ी के द्वारा। तो इसका हम चलने में समय यदि हम निकालें तो यह समय 100 बटे x होगा। सूत्र वही है, समय बराबर दूरी बटे चाल। यहाँ दूरी 100 किलोमीटर है और चाल x है। और बस द्वारा चली दूरी देखें, कुल दूरी 300 किलोमीटर थी, जिसमें से 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय कर ली गई है, तो बची हुई दूरी अर्थात 300 माइनस 100 200 किलोमीटर ये बस के द्वारा चली गई दूरी है। हम इसका भी समय प्राप्त करेंगे तो बस द्वारा 200 किलोमीटर चलने में लगा समय 200 बटे y होगा। कुल समय 4 घंटे 10 मिनट था। तो यदि हम देखें प्रश्न के अनुसार तो हमारा समीकरण जो बनेगा y होगा 100 बटे x प्लस 200 बटे y बराबर 4 घंटे 10 मिनट। ये इतना समय दूसरी स्थिति में लगा था। इसको हम हल करेंगे तो हमको यहाँ 4 घंटे और 10 मिनट दिए हुए हैं, तो इन 10 मिनट को भी हम घंटे में बदलेंगे। तो आपको पता है कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ दूसरा स्टेप, अगला स्टेप हमको मिलेगा 100 बटे x प्लस 200 बटे y बराबर 4 सही 10 बटे 60। हल करने पर प्राप्त होगा 100 बटे x प्लस 200 बटे y बराबर 4 सही 1 बटे 6। इनको काट लिया गया है। इसको और हल करने पर हमको प्राप्त होगा 100 बटे x प्लस 200 बटे y बराबर 25 बटे 6। यह समीकरण 2 प्राप्त हुआ है। लेकिन अभी यह समीकरण हमको सामान्य समीकरण में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 हमें जो प्राप्त हुआ है वो 60 बटे x प्लस 240 बटे y बराबर 4 और 100 बटे x प्लस 200 बटे y बराबर 25 बटे 6 ये है। यहाँ हम जैसा कि इससे पूर्व मानते हुए आए हैं तो हम मानेंगे कि 1 बटे x बराबर p और 1 बटे y बराबर q है। तो यहाँ जैसा कि समीकरण हमको दिया गया है पहला और दूसरा, हम इसको परिवर्तित करके लिख सकते हैं 60
और ब्रैकेट में 1/x, अर्थ वही होगा कि 60/x प्लस 240 ब्रैकेट में 1/y बराबर 4। ऐसा ही अगले पद को यदि हम लिखें तो 100 ब्रैकेट में x 1/x है प्लस 200 ब्रैकेट में 1/y बराबर 25/6। अब हम यदि 1/x और 1/y के मान, जैसा कि हमने ऊपर माना था, उनको यदि हम यहाँ लिखें तो हमको समीकरण जो प्राप्त होंगे वो होगा 60p, 1/x का मान p है, प्लस 240q, ये 1/y का मान है, बराबर 4। 100p प्लस 200q बराबर 25/6। वैसे तो ये समीकरण हमको प्राप्त हो गए हैं, लेकिन अभी इनकी संख्या काफ़ी बड़ी है। पूर्व में भी मैंने आपको बताया था कि हम यदि समीकरण बड़े होते हैं तो हम उनको छोटा भी कर सकते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर इन दोनों पदों में से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ 4 हमने कॉमन लिया तो हमको प्राप्त होगा 15p प्लस 60q ब्रैकेट क्लोज बराबर 4। दूसरे जो पद है 100p प्लस 200q बराबर 25/6। यहाँ से हम इन दोनों में से 25 कॉमन लेंगे, तो 25 कॉमन लेने पर हमको ब्रैकेट में प्राप्त होगा 4p प्लस 8q ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा बराबर 25/6। अब हम यहाँ से 4 और 25 का यदि पक्षांतर करेंगे तो हमको प्राप्त होगा अगले पद में 15p प्लस 60q बराबर 4 गुणित 1/4। ये जो 4 यहाँ था गुणा के रूप में था, इसका पक्षांतर जब हम करेंगे तो ये भाग के रूप में प्राप्त होगा हमको, तो गुणित 1/4। ऐसा ही अगले पद में भी हम पक्षांतर करेंगे तो ये हमको प्राप्त होगा 4p प्लस 8q बराबर 25/6 गुणित 1/25। पक्षांतर किया गया है। इनको हल करें तो यहाँ 4 से ये 4 कट जाएगा, हमको समीकरण प्राप्त होगा 15p प्लस 60q बराबर 1 और 4p प्लस 8q बराबर 1/6। तो समीकरण 3 हमको प्राप्त हुआ है 15p प्लस 60q बराबर 1, 24p प्लस 48q बराबर 1। ये समीकरण 4 है। ये जो समीकरण 4 है इसको प्राप्त करने के लिए हमने 6 का समीकरण में त्रिया गुणा किया है। तो ये 6 का 4 में गुणा किया है तो 24 प्राप्त हुआ है, और 6 का 8 में गुणा किया है तो ये 48 प्राप्त हुआ है। अब हमारे पास 2 समीकरण सामान्य समीकरण के रूप में आ गए हैं। आप इनको आसानी से हल करके पहले p और q के मान प्राप्त कर सकते हैं, और फिर इन p और q के मानों से आप x और y के मान प्राप्त कर सकते हैं। तो जो x और y के मान आप प्राप्त करेंगे वही आपके प्रश्नों का हल होगा। अर्थात x का जो मान है वो आपकी रेलगाड़ी की चाल होगी, और जो y का मान है वो बस की चाल होगी। इस प्रकार आपको रेलगाड़ी और बस की चाल प्राप्त हो जाएगी। तो यह प्रश्नावली 3.6 आपकी पूर्ण हुई है। आप इन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको भी हल करके देखेंगे। धन्यवाद।